नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में हूँ। ये बांदा जिले का खुंदरा गांव है, जहां मेरी मुलाकात होने वाली है नीट टॉपर अमन त्रिपाठी से। अमन जिन्होंने रैंक हासिल की है नीट में ऑल इंडिया 4 और यूपी में फर्स्ट रैंक है। उन्होंने 720 में 716 अंक हासिल किए हैं। हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, किस तरह उन्होंने पढ़ाई की, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही है तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर, उसके बारे में बताएंगे। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे उनसे कि सेल्फ स्टडी कितनी इम्पॉर्टेंट है नीट को क्वालिफाई करने के लिए। आइए हम अब बात करते हैं अमन त्रिपाठी से। अमन, सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस सक्सेस के बाद कैसे लाइफ चेंज हुई है? मैम, रिज़ल्ट आने के बाद तो काफ़ी चेंजेस हुए। जैसे कि एक तो सभी जो पेरेंट्स हैं, सभी परिवार में सभी गांव वाले ही सब बहुत खुश हैं और ख़ुद पे भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट के बाद। अमन, आपकी कामयाबी कई मायने में बड़ी अहम है। आप एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि हमारे व्यूवर्स भी देख सकते हैं। हम कुरहंड गांव में हैं और आप एक कहना चाहिए आपके परिवार में शिक्षक हैं, लेकिन आप खेती किसानी के एक बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं। कितनी मुश्किल रही है ये मुकाम हासिल करने में? मैम, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हैं या आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है या आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसके लिए आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए और मेन चीज़ आपको खुद पे फेथ होना चाहिए। तो आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं लाइफ पे। ये 720 में 716 आउट ऑफ 720 और फिजिक्स और बायो में 100% मार्क्स, क्या ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था? नहीं मैम, ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब जो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था उसमें मेरे मार्क्स इतने नहीं आते थे, ठीक ठाक मार्क्स आते थे। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना टॉप 5 या टॉप जो रैंक 4 है मैं ये अचीव कर पाऊँगा। तो ये बिल्कुल भी रिज़ल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, अब चूँकि आपने अचानक से आप स्टार बन गए और जब रिज़ल्ट आता है, जाहिर सी बात है अगर 700 से ऊपर के मार्क्स आते हैं तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इतना बड़ा एक नेशनल कंपटीशन है। इसके रिज़ल्ट्स आने के बाद से अब आपको खुद को कहाँ देखें, पहले आप एडमिशन कहाँ लेने वाले हैं? मैम, अभी तो मैं एम्स दिल्ली में एडमिशन लूँगा। और ऐसे कहना चाहिए MBBS करने के बाद, मतलब एक होता है ना कि एक जो आपका ड्रीम है MBBS करना, और जैसे कि मैं देख रही थी कि आपका बैकग्राउंड, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर टीचिंग रहे, तो ये डॉक्टर बनने का सपना किसने दिया आपको? मैम, ये तो मैंने खुद से ही, मतलब एक जो रिस्पेक्ट होती है डॉक्टर्स की सोसाइटी में, उसकी वजह से मुझे ये फील्ड ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगती थी। और ये चीज़ मैंने 9th में भी ऑब्ज़र्व किया। मतलब जो मेरे स्कूल में कई सीनियर्स थे, वहाँ से भी मुझे ये एक चीज़ सीखने को मिली कि इस फील्ड के बारे में जानने को मिला मुझे। और साथ ही साथ ये मेरे फादर का भी एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो ये सारी चीज़ें ही एक तरह मोटिवेशन का सोर्स थी मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में। अच्छा, जैसे तमाम स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, उसमें एक बात होती है, जब कोई बच्चा टॉप करता है तो लोगों को लगता है कि ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ इसके अंदर बहुत खास है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि जो आपकी स्कूलिंग थी, यानी जो 10th और 12th में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? क्या तब से ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ रहे थे आपके? हाँ मैम, 10th में मेरे 97% थे और 12th में भी 95% थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सिर्फ उन्हीं का रिज़ल्ट आता है। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरी कुछ 29,000 समथिंग 900 समथिंग कुछ रैंक थी। और उसके बाद फिर मुझे ये पता था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कहीं कर सकता हूँ। खुद पे इतना फेथ था मुझे कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता हूँ। इसलिए मैंने 1 साल और ड्रॉप लेने का फ़ैसला किया और फिर मुझे ये रिज़ल्ट मिला। माने कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में ये आपने सक्सेस हासिल की। तो ये भी बहुत अच्छी बात है अमन कि जब कोई एक फेल्योर, यानी कि आप अपने फेल्योर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो सक्सेस नहीं मिली, कहीं आप डिमोरलाइज हुए थे या आपने अपनी फेल्योर से कुछ सीखा? मैम, जो मैंने गलतियाँ की थी उनमें मैंने ज़रूर काम किया। जैसे मैंने जो मेरी पढ़ाई में कुछ टेक्निक्स थी जो मैं गलत मानता हूँ, मतलब जो मैंने ध्यान नहीं दिया था जिन चीज़ों में, जैसे बायो में NCERT पे फोकस ना करना और केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको स्किप किया था मैंने कि यार इनसे क्वेश्चन कहाँ ही आएगा, ऐसे टॉपिक। और फिज़िक्स में भी मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता था यार, एक न्यूमेरिकल। लेकिन वहाँ भी मुझसे गलती हुई कि मैंने थ्योरी को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया। इन चीज़ों की वजह से ही मेरे मार्क्स पिछली बार भी कम हुए। तो मैंने उन चीज़ों से सीखा और उन चीज़ों पर विशेषकर उन्हीं चीज़ों पे काम किया जो मैंने गलतियाँ की थी पिछली बार।
ओके। अब मैं अमन की जो 3 सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी उसके बारे में बात करूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे आपने कैसे वर्क किया। लेकिन मैं चाहती हूँ उसके बाद आप 10th से पहले की अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस विद्यालय में आप पढ़े और क्या आपका लैंग्वेज यानी आपका मीडियम क्या था, और आप गाँव के बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, 8th तक तो मैं यहीं गांव से पढ़ा हूँ, टैगोर पब्लिक स्कूल से, वहीं से पढ़ा हूँ मैं 8th तक। और उसके बाद फिर 9th हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो स्कूलिंग थी वो लखनऊ से की मैंने। लेकिन 8th तक जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो यहीं गांव से ही थी। अपने गांव के बारे में बताइए, किस तरह का माहौल था। जैसे होता है कि भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आजकल बहुत पढ़ाई के लिए ज़रूरी हो गया है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्या वो फैसिलिटी आपको चाइल्डहुड में मिल रही थी यहाँ पर? हाँ मैम, ये चीज़ें तो थी, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट रहती थी, और इंटरनेट कनेक्शन जब से ज़्यादा फ्लरिश हुआ है तब से तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम लगती थी वो ये थी कि जो 8th के बाद या फिर कहूँ हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के लिए अच्छे स्कूल या क्वालिटी एजुकेशन ऐसे स्कूल्स नहीं थे यहाँ पे, इसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। कहीं जब आप लखनऊ गए या फिर जब आप इसकी तैयारी के लिए आप घर से, गांव से बाहर निकले, कहीं लगा कि मैं बहुत एक रिमोट एरिया से आता हूं, रिमोट विलेज से आता हूं, तो ये एक हर्डल है? अभी आपको लगता है कि ये गांव देहात के बच्चों के लिए तरक्की में ये चीज़ कोई मुसीबत पैदा करती, कोई बाधा होती है ये? नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब हाँ, जब शुरू में मैं निकला था बाहर तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स था कि कहीं शायद मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन एक चीज़ मैंने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया है कि अगर आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, मन से कोशिश करते हैं, तो आप ज़रूर सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें जो भी हर्डल्स थे मेरे लिए, उन चीज़ों को मैंने ओवरकम करने की हमेशा ही कोशिश करी, तो वो धीमे अपने आप ही फिर कम हो गए। अच्छा अमन, जैसे कि आपके फिजिक्स और बायोलॉजी में आपने 100% मार्क्स अचीव किए, तो ओवरऑल अगर हम 3 सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस देखें तो क्या की फैक्टर ऐसे 2-3 आप देखते हैं खुद की पर्सनालिटी में, आपके खुद की प्रेपरेशन में, जिन्होंने आपको सक्सेसफुल बनाया? मैम, सबसे पहले बायो की बात करूं तो बायो में तो सबसे जो बाइबल जिसे कहते हैं एनसीईआरटी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर एनसीईआरटी है बायो में। उसकी एक एक लाइन, उसकी एक एक वर्ड हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन द लाइन ऐसे डीप क्वेश्चन बनते हैं जो पढ़ते समय शायद हम इग्नोर कर देते हैं। तो एक तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन्स को अच्छे से पढ़ता था मैं। और कभी कभी ऐसा होता है एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने से एकदम ऐसे बोर्डम वाली फीलिंग आती है, अरे बार बार पढ़ लिया, याद ही नहीं हो रहा फिर। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जैसे एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा तो मैं उसमें ये कोशिश करता था कि कितनी इसमें नई चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा सर बोलते थे हमारे कि जैसा मतलब एनसीईआरटी में हर लाइन में कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाती है तुम्हें, तो मैं उस नई चीज़ को ढूंढने के लिए बार बार पढ़ता था ताकि मुझे हर चीज़ उसकी क्लियर रहे। और इसी तरह सिमिलर स्ट्रैटेजी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ भी एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ भी एनसीईआरटी। और बात करूँ फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो वो तो उसके मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़े थे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो टॉपिक थे एक बार तो रीडिंग की ही थी उनकी। और उसके साथ साथ जो उसके एग्जाम्पल्स थे और जो एक्सरसाइज के वाले क्वेश्चंस होते थे उन्हें भी मैंने अच्छे से सॉल्व किया था। और यही चीज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे उन्हें भी मैं अच्छे से सॉल्व करता था। और रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में कुछ एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है। जैसे फिज़िक्स में कुछ टॉपिक हैं जैसे कि मॉडर्न फिज़िक्स हो गया, सेमीकंडक्टर और अर्थ मैग्नेटिज्म, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरेटिकल बनते हैं इन टॉपिक से। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करूँ तो फिज़िक्स में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़्यादा ही हाई लेवल के हैं। तो वैसे नीट में फिजिक्स में कितने मार्क्स आए आपके? 180 है 100%। तो आपने एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक प्रिस्क्राइब की? मैम, जो स्टडी मटेरियल था मेरे पास, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मैं इन्हीं को ही सॉल्व करता था प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी बुक आप एक ले सकते हैं, वो आप ज़रूर सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए। नहीं, आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे फिजिक्स के लिए अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, कोई ऐसे राइटर की बुक जिसे कि प्रिपेयर कर सकते हैं? मैम, अगर बुक्स की बात करूं तो मैंने ज़्यादा या कोई बुक पूरी सॉल्व तो की नहीं। जैसे मैंने एक डीसी पांडे बुक सॉल्व करी थी, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, और एच सी वर्मा,
ये दोनों SC बुक्स वर्मा। जी। तो 2 बुक आप बता रहे हैं, DC पांडे की बुक है और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा, ये 2 बुक्स को आपने पढ़ा और उसमें आपने 100% मार्क्स। अच्छा, जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू किया, वो सब कहते हैं कि जो NCERT इज़ द बाइबल फॉर बायोलॉजी, ठीक है, लेकिन NCERT पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए कि आप 100% मार्क्स हासिल करें? जैसे आपने कहा एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, क्या एक चैप्टर को कितने बार आप पढ़ लेते थे? मैम जैसे जब एग्ज़ाम के 2-3 महीने बचे हुए थे तो मैं सिर्फ NCERT को ही बार बार पढ़ रहा था और साथ में मॉक टेस्ट दे रहा था। तो मैंने एक चीज़ ये ज़रूर करी थी कि बाकी सब्जेक्ट में भले ही मैं थ्योरी रिवाइज ना कर पाऊँ, लेकिन NCERT को मैं साथ साथ ज़रूर पढ़ता रहा। एग्ज़ाम तक मैंने एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक भी NCERT को बार बार पढ़ा, मतलब जितना हो पाए एक दिन में। शुरू में तो टाइम लगता है, जैसे शुरू में चैप्टर पढ़ने पर 1-1.5 घंटा लग जाता है, फिर वो अगर बार बार पढ़ेंगे ना तो वो टाइम भी धीमे धीमे रिड्यूस हो जाएगा। तो वो चीज़ें, और फिर ऐसा भी लगता है कि एक टॉपिक में जैसे कुछ पैराग्राफ हैं या कुछ पेज हैं, वो सारे टॉपिक वो अच्छे से आते हैं हमें, लेकिन कहीं कहीं कुछ पार्ट होता है चैप्टर का जहाँ हम गलती करते हैं, वो टॉपिक हम स्किप कर जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते। तो मैं ये कहूँगा ये हर चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उस चैप्टर को खुद से ही मन में पढ़ना, रिवाइज करना है कि NCERT में मैंने क्या क्या पढ़ा था, ताकि जब मैं अगली बार जब उसे पढ़ने वाला हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ें स्किप हुई हैं, उन चीज़ों को मैं दोबारा अच्छे से पढ़ूँ। क्या आप नोट्स भी बनाते थे? हाँ मैम, जैसे कुछ चीज़ें जो मुझे लगता था कि ये भूल रहा हूँ मैं, तो उन चीज़ों को लिख लेता था। जैसे ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है और इनऑर्गेनिक में भी कुछ पॉइंट्स होते थे जो एकदम भूलने वाले होते हैं, तो उन चीज़ों को मैं अलग से लिख लेता था। और इसी तरह फिज़िक्स में और फिज़िकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले बेस्ड वो फॉर्मूले लिख लेता था मैं, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। और फिज़िक्स में एक चीज़ और कहूँगा, जो NCERT में वो समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर दी हुई है, वो काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया हुआ है। समरी तो पूरे चैप्टर की समरी उसमें है, मतलब चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज वगैरह दी रहती है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं मैम, एक्सरसाइज से पहले उसमें समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर कुछ दिए होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स दिए होते हैं उसमें, वहाँ से भी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है एक तो पढ़ने से, और एक कॉन्सेप्ट चैलेंज होता है उसमें कि वो जो कह रहा है उससे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो वो भी कई बार हमें एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ से। तो फिजिक्स में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिजिक्स में क्या फॉर्मूले याद करना, उनकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी, आपने क्या किया? मैम फिज़िक्स में पहले मैं कहूँगा कि फॉर्मूले याद करने से ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि फिज़िक्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, तो आप फिज़िक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ अप्रोच, और किसी क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे वो मेन होता है। क्योंकि कई बार हमें होता है कि हमें फॉर्मूला भी याद होता है, हमें क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम शुरू कहाँ से करें। तो मेन चीज़ होती है आपको अप्रोच अपना देखना होगा कि आप क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिज़िक्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा होता है हमें, तो लेकिन हम टाइम जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 5 मिनट के बाद उसका आंसर आया, लेकिन हम बाद में जब उसे एनालिसिस करते हैं किसी पेपर में, तो हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे ये तो आंसर आ गया था, सही हो गया हमारा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें उस क्वेश्चन को भी दोबारा देखना है कि उसमें 5 मिनट क्यों लगे हमें, क्योंकि टाइम तो हमें एवरेज ऑन एन एवरेज 1 मिनट का मिलता है क्वेश्चन में, तो 5 मिनट कैसे लगे उस क्वेश्चन को भी दोबारा देखना है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिजिक्स में अपने आप ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ओके अच्छा, मैं आई एम बैक टू बायोलॉजी में आपने कहा कि NCERT को पढ़ना ज़रूरी, तो जो ओवरऑल समझ लेना, जैसे कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक तो आपको मेमोराइज़ कर लेना, याद कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, या फिर लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? मैम NCERT में जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है बायो में, या जैसे ह्यूमन फिजियो में, और जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई मैकेनिज्म है या कोई फ्लो चार्ट है, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो पाथवे है कोई, ये सब चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी पहले। अगर अच्छे से वो चीज़ हमें समझ में आ गई, फिर हम उसके पॉइंट्स कुछ याद करके उसे टॉपिक को परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम सारे टॉपिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ पे ज़्यादातर जो टॉपिक हैं, ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं, उनको याद करना है हमें। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए मैं कहूँगा कि उसे पहले समझना है उस टॉपिक को अच्छे से, उसके बाद उसके सारे पॉइंट्स को याद करना है। मतलब मैंने जो गलती करी थी पिछले साल, वो मैं यही किया था कि मैं जो NCERT थी बायो में, उसे मैं सिर्फ समझता था, अरे ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है चलने दो, आगे बढ़ो, और इसी वजह से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स है वो सब स्किप कर देता था। तो वही जब क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, अरे ये तो पढ़ी हुई चीज़ें लग रही, फिर भी याद नहीं आ रहा, तो यही चीज़ें गलती हुई थी कि मैं सिर्फ मतलब NCERT कहूँ तो ऊपर से पढ़ता था,
तो ये मैंने गलती करी थी, मतलब समझने के मतलब आप साथ कह रहे हैं साथ समझने के साथ साथ इन memorize डेप्थ भी। हाँ इन डेप्थ भी याद करना है उसको उसे। याद भी करें और समझे भी, याद भी करें। और जैसे ये एक और बड़ी बात होती है क्योंकि सभी स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं वो कहते हैं हमने भी एनसीईआरटी से पढ़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों हम नहीं कर पाए। जब क्वेश्चंस आए तो लगा कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्या की फैक्टर होता है कि जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, मेमोराइज़ करते हैं और वो चीज़ आपके ब्रेन में स्टोर होती है, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर आपको रिकॉल होता है, तो वो क्या चीज़ कहाँ मिसिंग कहाँ रह जाता है, वो क्यों नहीं याद आता, वो क्या लगता है क्या कमी रहती होगी? समझ भी लिया, याद भी कर लिया। मैम ऐसा भी हो सकता है कई बार कि वो क्वेश्चन आ रहा होता है, वो टॉपिक भी क्लियर होता है हमें, लेकिन हम क्वेश्चन पेपर देखते ही घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ें आती हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो एक फैक्टर तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, पैनिक नहीं होना, एकदम काम, एकदम रिलैक्स होके पेपर देना चाहिए, जिससे कई चीज़ें वो और ज़्यादा अच्छे से हम सोच पाते हैं उन चीज़ों। हमारा दिमाग अगर रिलैक्स रहेगा माइंड, तो हम कई चीज़ों में ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे, उनको ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ उसमें। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जैसे बायो में तो आपने फिजिक्स बता दिया, सॉरी एनसीईआरटी बता दिया, फिजिक्स में आपने कहा डीसी पांडे और आप एससी वर्मा की बुक को भी रिकमेंड उसको पढ़ सकते हैं। और केमिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक राइटर की बुक है जो आपने पढ़ी हो? नहीं मैम, केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए वही जब मैं 11th में था तभी मैंने सॉल्व की थी बुक एक, और उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम मिला नहीं मुझे, तो मैंने सॉल्व नहीं की थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें भी आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। नीट के पेपर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता ऑर्गेनिक से, ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेनली आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि अभी जो 2021 का पेपर था उसमें भी ज़्यादातर एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आए हुए थे इनऑर्गेनिक में भी, तो मैं एनसीईआरटी भी रिकमेंड करूँगा इनऑर्गेनिक में भी। अच्छा, एक आप बता रहे थे केमिस्ट्री में आपका एक सवाल आंसर गलत हुआ। हाँ, छोड़ दिया था मैंने, छोड़ दिया था। हाँ। क्या था वो सवाल, को याद है आपको? हाँ मैम, वो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, उसमें वो 14 ब्रेविस लैटिस में एंड सेंटर पूछ रहा था कितने में होता है, तो उसमें मुझे डाउट था, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं तो 4 उसके ऑप्शन थे, आप कुछ याद है क्या 4 ऑप्शन थे, क्या आपको डाउट हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के डाउट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पता लगा कुछ डाउट में क्वेश्चन छोड़ दिए, उसके बाद किसी का आंसर गलत हो गया, फिर नेगेटिव मार्किंग हो गई और फिर वो रैंक में बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप इफ़ यू कैन शेयर कि वो ये सवाल था और उसमें ये 4 ऑप्शन थे, मुझे ये डाउट हुआ, क्योंकि ये डाउट का बहुत कॉमन फैक्टर है ये। मैम वो ऑप्शन तो याद नहीं मुझे, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि उसमें 2 ऑप्शन थे, 3 या 4 शायद, तो उसमें ही कुछ डाउट हो रहा था मुझे, तो मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन। अच्छा, ये बताएं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन उनका हो गया है नीट में, लेकिन यही बात है कि बस वो कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, नेगेटिव मार्किंग जिसकी वजह से हो गई, तो वो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ को कैसे हैंडल कर, अगर आपको डाउट हो रहा है तो सवाल छोड़ दें या फिर नेगेटिव मार्क्स का रिस्क ले लें? मैम सबसे ज़्यादा जो जिसके वजह से मेरे मार्क्स कम होते थे मॉक टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर में, वो सिली मिस्टेक्स ही थी। और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो मैंने स्ट्रैटेजी जो फॉलो करी वो ये था कि जैसे जो आज मैंने टेस्ट दिया, उस टेस्ट के बाद मैं उस पेपर का एनालिसिस करता था और उसमें देखता था कि कितने क्वेश्चन मुझसे गलत हुए, और उन गलत क्वेश्चंस को मैं ऐसे क्लासीफाई करता था कि ये कॉन्सेप्चुअल एरर था या सिली मिस्टेक थी। तो जो सिली मिस्टेक्स होती थी तो मैं उनको जैसे क्वेश्चन में मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया या नॉट स्किप कर दिया, पढ़ाई नहीं, तो ऐसी चीज़ों को मैं लिखता था कि मुझसे ये गलती हुई। फिर जब मैं अगले पेपर देने जाता था, अगला मॉक टेस्ट देता था, अगला टेस्ट देता था, तो वहाँ पे फिर मैं उन मिस्टेक्स को एक बार गो थ्रू करता था कि पिछली बार क्या गलतियाँ करी थी टेस्ट के पहले, ताकि वो चीज़ें गलती ना हो। और दूसरी चीज़ जो सिली मिस्टेक्स होती है, ज़्यादा हम हड़बड़ी में आती है, तो क्वेश्चन इजी दिख गया, अरे बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी कर दो, और या तो पेपर टफ हो गया तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं वहीं पर, अरे पेपर बहुत टफ आ गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन होते ही नहीं। लेकिन जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ज़्यादातर हम एक्साइटमेंट में करते हैं कि अरे बहुत ईजी पेपर है, ईजी क्वेश्चन में ही सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पेपर बहुत ईजी है या क्वेश्चन हमने 5 सेकंड में ही पूरा पढ़ के सॉल्व कर लिया, तो उसे 2 सेकंड 4 सेकंड और दो, अच्छे से एक बार रीड करो, फिर आप ऑप्शन मार्क करो। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और अपनी गलतियों को सुधारना, मतलब जो किया है उसे नोट कर लो, सिली मिस्टेक्स अगली बार उसे देख के जाओ, तो वैसे सिली मिस्टेक्स अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगी फिर।
अच्छा अमन, एक मैं आपके जब रिज़ल्ट आने के बाद से मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ में पढ़ रही थी, आपने कहा कि सेल्फ स्टडी वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए कि खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये बुक्स बता दीजिए हम कौन सी बुक्स पढ़ लें और कहाँ हम कोचिंग पढ़ने चले जाएँ, कोई बड़ा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर मिल जाए जो हमें बिल्कुल क्रॉस करा दे। तो आप ये बताओ कि ये सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपकी सक्सेस में इसका क्या रोल रहा है? मैम मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मतलब बिना टीचर के आप कुछ भी कर सकते हैं। हर जगह आपको किसी ना किसी गाइडेंस तो चाहिए, लेकिन जो मेन रोल आता है वो आपके ऊपर आता है कि आप कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि टीचर तो सारे बच्चों को पढ़ाता है लेकिन कई लोग का सिलेक्शन नहीं भी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसे कैसे घर पर जाके उसे कैसे आप ग्रास्प करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ मैटर करती है। इसीलिए आपको मैं मेन फोकस सेल्फ स्टडी पे ही देता था, ताकि मैं जो मुझे पढ़ाया गया क्लास में या जो भी मैंने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ करता था, और फिर उसके आगे का जैसे मैंने जो बताया कि फ़िज़िक्स में ऐसे, केमिस्ट्री में ऐसे, बायोलॉजी में ऐसे, वही चीज़ें मैं रेगुलरली फॉलो करता था। और एक तो रेगुलरली फॉलो करता था, और उसके साथ साथ जो चीज़ें मुझे लग रहा था ये टॉपिक वीक है मेरा, उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देता था मैं। अच्छा, रोज़ाना अपने स्कूल के अलावा, टीचर्स के अलावा, आपने रोज़ाना सेल्फ स्टडी कितने घंटे आप देते थे? मैम ऐसे मैं आर्ली बेसिस पे तो डिसाइड नहीं करता था, लेकिन हाँ ज़रूर मैं ये टॉपिक डिसाइड कर लेता था कि मतलब फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में मुझे ये टॉपिक इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसकी थ्योरी रिवाइज़ करनी है, ऐसा लिख लेता था एक जगह। और फिर शाम तक सोने से पहले उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता था। फिर मतलब जैसे जो टॉपिक हुआ, जैसे आज जल्दी हो गया तो चलो ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता था कि मतलब वो टॉपिक हुए ही नहीं, तो उन टॉपिक्स को अगले दिन मैं ऐड ऑन कर देता था, ताकि जब मैं अगले दिन करूँ तो पहले वो टॉपिक ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर अगले दिन का टारगेट शुरू करूँ। ओके। अच्छा, एक जो बहुत ही कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो आता है, बच्चे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, क्या जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत आती है? नहीं मैम, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम है वो अब तो अलग अलग लैंग्वेज में भी होता है, तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, और वो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप मतलब हिंदी, इंग्लिश, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली तो आपको सब्जेक्ट मैटर करता है, आपको सब्जेक्ट कितने अच्छे से प्रिपेयर हैं। तो अगर आपको वो हिंदी में प्रिपेयर हो या इंग्लिश में प्रिपेयर हो, वो तो आप फिर सॉल्व कर ही लेंगे क्वेश्चन उसका। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, क्या मैम मैं बिना कोचिंग के, मतलब बिना क्योंकि गाइड तो नहीं कह सकते, टीचर तो आपके गांव देहात जिस भी शहर में आप रहते हैं, कोई ना कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो का टीचर तो आपको मिल ही सकता है, लेकिन जो बड़ी बात है, क्या हम बिना कोचिंग के भी, आप अगर नीट की एक स्ट्रेटजी वाइज अगर प्लानिंग करते हैं तो क्या आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं। मतलब ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर गांव में रहता है, छोटे शहर में रहता है, वो बड़े शहर में जाके कोचिंग नहीं कर सकता, आप अगर वो आपसे पूछे कि अमन बताओ हम कैसे नीट की तैयारी करें, मतलब कैसे हम पढ़ लें, तो आप उसको 2-3 बातें क्या बताएंगे? मैम हाउ टू स्टार्ट, मतलब अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, वो नीट अपीयर होना चाहता है, कोचिंग नहीं करना चाहता, हाउ टू स्टार्ट? मैम एक चीज़ मैं कहूँगा कि वो जैसे 12th कर रहा होगा तो स्कूल से कर रहा होगा या कहीं से कर ही रहा होगा, तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा जो भी पढ़ाई रहता है उसे वो एक तो रेगुलरली रिवाइज करे, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में है, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, कई चीज़ें आप याद करके लिख के चले आते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पर आपको उसके वो कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं आपके क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेन होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के, टीचर्स का अप्रोच देख के काम करते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? हाँ मैम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक तो अच्छी प्रैक्टिस होती है उन्हें सॉल्व करने से, और एक रफ आइडिया मिलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो उससे हमें अपनी एक जो हमारी प्रिपरेशन लेवल है वो भी हम चेक कर सकते हैं उसमें, और हमें एक रफ आइडिया हो ही जाएगा कि अगर हम 10-15 साल के प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो हमें ये रफ आइडिया हो रहा है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे भी एक प्लस पॉइंट रहता है हमें कि वहाँ से हम सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ ये दोनों कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट टाइम पे अगर आप सारे अपना जो पूरा सिलेबस है उसे रिवाइज कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादातर टाइम दिन में एक बार एटलीस्ट
2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दें जिस टाइम पे आपकी नीट का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। जैसे 2 से 5 अभी इस साल हुआ था, तो आप 2 से 5 देने का ट्राई करें कि 2 से 5 ही दें, क्योंकि आपको अपने माइंड को उस समय के लिए ट्रेन भी करना होता है कि 2 से 5 हाईली एक्टिव मोड पे रहे। ऐसा नहीं कि हम पेपर दे रहे हैं उस समय हमें नींद आने लगी तो हमें जो भी पढ़ा वो भी पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अगर आप मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे रेगुलर देते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन एक बार देते हैं, तो उससे आपको एक ये भी बेनिफिट रहेगा कि आपका एक तो माइंड मेकअप रहेगा एग्ज़ाम के दिन, वो लगेगा कि अरे ठीक है नॉर्मल मॉक टेस्ट ही तो है। और उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन लेवल भी रेगुलरली बेसिस पे चेक होती रहेगी। अच्छा, एक और बड़ी बात जो सभी स्टूडेंट्स के साथ में एक चैलेंज रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये जो स्पीड मेंटेन, हाउ टू मेंटेन स्पीड, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपने कहा कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट देना है। अगर आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट आपने खर्च कर दिए और ऐसे 5 क्वेश्चन में 5 मिनट खर्च कर दिए तो आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है और जो स्पीड है वो आपने कैसे मैनेज की? मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे बायो और केमिस्ट्री हैं, इनके क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये करता था कि पेपर राउंड में करता था। जैसे एक बार पेपर देखा, लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब जो इजी क्वेश्चन होते थे या कैलकुलेशन लेंदी नहीं होती थी, ऐसे क्वेश्चंस को पहले कर लेता था। और जैसे कोई क्वेश्चन मिला मुझे कि ये लग रहा है कि ये ज़्यादा लेंदी होगा या थोड़ा टफ है, इसमें टाइम लग सकता है, ऐसे क्वेश्चन को मैं तुरंत ही स्किप कर देता था और फिर उन्हें पेपर एक बार ख़त्म होने के बाद ही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन टफ है, कि कई बार ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में या कहीं का भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे टफ, इसीलिए दिए जाते हैं वो, ताकि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो। लेकिन मैं क्या करता था उन्हें कि उन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाता था। अच्छा, तो जो ये अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि मॉक टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन मेन जो टेस्ट किया ये कैसे हुआ? मैम, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था कि इतना अच्छा रिजल्ट आया मेरे। मतलब मॉक टेस्ट में मतलब फ्लक्चुएशन रहता था, कभी 650 भी आ रहे हैं, कभी 680 भी आ रहे हैं, कभी 630 भी आए मेरे, तो यही फ्लक्चुएशन रहता था। और इसकी वजह से मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक डिमोटिवेशन भी होता है कि अरे मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ तो रहा हूँ, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो ये भी था। लेकिन इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से, पापा से और भैया से सपोर्ट लेता था। वो हमेशा बोलते थे कि तुम मेन एग्ज़ाम पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें तो अपने आप कवर हो जाएंगी। और जो मॉक टेस्ट में जो मार्क्स कम आते थे तो उससे एक चीज़ ये भी सीखने को मिलती थी कि हाँ, ये टॉपिक मेरा वीक है, इस वजह से मेरे इसमें कम आए, तो वो चीज़ मतलब उस पर वर्क कर सकता था मैं, उस पर आगे ज़्यादा और मेहनत कर सकता था मैं, एक चीज़ ये मिलता था। और उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट से एक ये भी बात पता चलती है कि मतलब मैं ये कहूँगा कि जो मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट है वो आपको नीट के रिजल्ट पे ज़रूरी नहीं कि आप 100% मैच हो सकता है कि आप मॉक पे बहुत टॉप कर रहे हैं और जब मेन में आप बहुत पीछे चले जाएं, ये भी हो सकता है। हाँ। तो मैम, इसका एक ही रीज़न है कि आप एग्ज़ाम के दिन कैसे आप अपने माइंड को मेकअप रखते हैं। आप अगर एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं या ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो हो सकता है आपका पेपर उतना अच्छा ना बने। इसलिए मैंने क्या किया था, मैं तो एकदम रिलैक्स और कूल रहने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक दिन पहले कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं थी और एग्ज़ाम के एक दिन पहले एकदम रिलैक्स था। तब मैं बस ये सोच रहा था कि बस अब रिज़ल्ट, अब पेपर हो, मैं पेपर सॉल्व करूँ बस। और मैं कुछ और भी चीज़ें नहीं सोच रहा था कि मतलब यू वर जस्ट फोकस्ड कि हमें ये एग्ज़ाम में अपीयर होना है और कोई भी इधर उधर की बात नहीं सोचनी है। मार्क्स कैसे आएंगे, रैंक कैसे आएगी, ये सब नहीं सोच रहा था। मैं एकदम रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहा था बस। अच्छा अमन, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे हमें जो कॉल्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो देश भर में प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, वो ये कहते हैं कि जब मॉक टेस्ट में बच्चों के नंबर नहीं आते, इवन बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि अभी जैसे मेरे को कोई आया फ़ोन छत्तीसगढ़ से, किसी लेडी ने किया था कि भाई मेरी बेटी के मॉक टेस्ट में नंबर लगातार कम आ रहे हैं, तो वो लड़की एकदम डिप्रेशन में जा रही, स्ट्रेस जा रही है। फिर टीचर ने भी कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे हर मॉक टेस्ट में देखो तुम 500 भी नहीं क्रॉस कर पा रही हो, तुम्हारा कैसे नीट में सिलेक्शन होगा। तो आप ये बताओ, तमाम स्टूडेंट्स जिनको कि मॉक टेस्ट में लगातार उनके कम नंबर आ रहे हैं और वो दे आर ओवर स्ट्रेस्ड कि क्या करें, पेरेंट्स भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे, मतलब हाउ दे शुड फेस दिस सिचुएशन, कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को? मैम, इस चीज़ के लिए तो पहले तो पेरेंट्स को ही समझना होगा कि मतलब आप उसे सपोर्ट करें। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे, भैया थे, और वो हमेशा सपोर्ट करते थे कि मतलब मार्क्स कम होने पर भी कभी ऐसे प्रेशराइज़ नहीं करते थे, तो कभी इतना स्ट्रेस मुझे भी फील नहीं हुआ। हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुम अगले एग्ज़ाम पे और अच्छा करोगे, बस अगले एग्ज़ाम के लिए पढ़ो।
और मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स लगातार कम हो रहे हैं तो हो सकता है आप पढ़ रहे हो लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं कमी हो, तो आपको वो चीज़ खुद ही ढूंढनी होगी कि आपकी स्ट्रैटेजी में कहाँ कमी आ रही है, आप क्या चीज़ भूल जा रहे हैं। आपको अगर आप खुद पे 2-4 मिनट दे के अगर आप खुद पे पता करें ना कि मेरी कहाँ कमी आ रही है, किस टॉपिक पे गलतियाँ हो रही हैं और उन गलतियों पे काम करें, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अभी नहीं तो ग्रेजुअली बढ़ेंगे। मतलब हो सकता है कि अगर आपने अभी से शुरू किया तो अगले मॉक टेस्ट में ना आए, लेकिन वो ग्रेजुअली एंड तक वो मार्क्स अपने आप आपके इम्प्रूव होंगे। आपको अपनी गलतियों पे काम करना होगा। अच्छा अमन, जैसे कि जब हम नीट जैसे एग्ज़ाम के बारे में ओवरऑल रिव्यू करते हैं तो हमें एक बात समझ में ये आती है कि ना केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप बुक्स पढ़ रहे हैं यही इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बातें जैसे कि आप डिमोरलाइज हो गए, आपके नंबर कम आ रहे हैं, ये हो गया। दूसरा बात है कि आप पैनिक हो गए, कि आप एग्जामिनेशन हॉल, मतलब आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की लेकिन वो 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप वो बताइए जो 3 घंटे की स्ट्रेटजी रही है आपकी एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या रही है? जैसे कि भाई आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इतने सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 10 क्वेश्चन में गलत आपने मार्किंग कर दी तो फिर तो आप एग्ज़ाम से आउट हो गए, पैनिक हो गए। इतने सारे 180 सवाल आपके सामने, आपने 10 सवाल देखे, आपने कहा ये तो मुझे आते ही नहीं है, तो फिर बच्चों को लगता है अब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरे साल का एक होता है कि आपका अगर ये फेल हो गए तो पूरा साल गया हमारा। तो वो जो 3 घंटे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल की, वो आपकी क्या थी? मैम मैंने पहले बायो से पेपर स्टार्ट किया था, और पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बायो में टाइम कम लगता है, बायो और केमिस्ट्री क्वेश्चन में, तो फिज़िक्स के लिए थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाता था। लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसी स्ट्रैटेजी अपने लिए फिगर आउट करी हुई है। और पहले मैंने बायो से शुरू किया था, और OMR के लिए मैंने क्या किया था, जैसे इस बार का पैटर्न थोड़ा अलग था, सेक्शन ए और सेक्शन बी जैसा था। तो मैंने सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट किया था, उसमें बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के बाद पूरा फिर मैंने OMR उसकी फिल कर दी थी, और उसके बाद जो टाइम मुझे मिला था उस टाइम में मैंने लगभग 45 मिनट बचे हुए थे मेरे पास। फिर मैंने सेक्शन बी अटेम्प्ट किया था सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे। तो वो जैसे जैसे एक सब्जेक्ट का सेक्शन ए हुआ, सेक्शन बी सॉरी, तो बी होने के बाद फिर वो 10 मैंने भर दिए OMR, और ऐसे ऐसे चारों सब्जेक्ट में किया था फिर मैंने। तो ऐसे हो गया था फिर। नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में कहीं आपको भी था ऐसा कोई सवाल या ऐसी कोई चीज़ हुई स्टार्टिंग में लगा अरे ये मुश्किल है, या फिर लगा कि बहुत इजी है? हाँ मैम, ऐसे क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन थे जिनमें मुझे डाउट था, या मतलब 80% लग रहा था ये सही है आंसर, लेकिन फिर भी 20% डाउट था उस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एकदम छोड़ दिया था, उन्हें सर्कल करके मार्क करके छोड़ दिया था कि उन्हें बाद में अटेम्प्ट करूँगा। तो उन क्वेश्चंस को मैंने बाद में सेकेंड राउंड में जब पेपर देखा था उसके सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किया था उन क्वेश्चन को। क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई समय आपको लास्ट में बचा था रिवीजन के लिए, कि या आप फिर करते गए? नहीं मैम, लास्ट में रिवीजन के लिए तो समय नहीं बच पाया था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं सेकेंड राउंड में कर रहा था पेपर, तो सेकेंड राउंड करते करते ही लगभग पूरा टाइम हो गया था, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं था मेरे पास रिवीजन के लिए। अच्छा, वो 3 घंटे में जब फर्स्ट टाइम पेपर देखा तो वो कैसे, मतलब कुछ लगा कि अरे बहुत ईजी है, या क्या एक्सपीरियंस था वो? हाँ मैम, मैंने ये तो पहले से सोच के रखा था कि पेपर इजी आया टफ आए, मैं रिलैक्स रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन ही ज़्यादातर गलत होते हैं। तो मैं सोच के गया था कि रिलैक्स रहूँगा, और पेपर जैसे इजी था, ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन इजी थे इस बार के पेपर में, और इसीलिए मैं पैनिक नहीं हुआ, ना ही एक्साइट हुआ, एकदम रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व किया मैंने। अच्छा, क्या ऐसा भी था नीट में कभी कभी होता है कि अरे बहुत आसान, इवन यूपीएससी के पेपर में भी लोग IAS का एग्जाम देने जा रहे हैं और लगता है कि अरे तो क्लास 6 में पढ़ी हुई चीज़ आ गई, बहुत ही आसान है, और लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं वही सबसे आसान चीज़ को वो छोड़ जाते हैं, मतलब गलत हो जाती है उनसे। तो ऐसा भी नीट में कोई आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बहुत ही आसान सी चीज़ रही हो जो आपको लगा ये तो मैंने 8th में पढ़ी थी या 10th में पढ़ी थी, बहुत ही आसान चीज़, ऐसी भी कोई चीज़ आप, कोई सवाल आपके दिमाग में है कि जो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये नीट में पूछ लिया गया? मैम, ऐसे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन तो याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ कई चीज़ें थी जो इजी लगी थी मुझे। लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसका मेन रीज़न होता है कि आपने वो क्वेश्चन स्टेटमेंट है या उसके ऑप्शन अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़े। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन पे खासकर आपको ज़्यादा अच्छे से उनके एक एक लाइन पढ़ना है। जैसे जो चीज़ें कीवर्ड होते हैं, जैसे नॉट लिखा हुआ है तो आप नॉट को अंडरलाइन कर लें, या विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट ये लिखा होता है उसको अंडरलाइन कर लें, और ये चीज़ें करके आप उन ऑप्शन को पढ़ें। जैसे आता है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो अगर इनकरेक्ट है तो उसके आगे मैं एक क्रॉस बना लेता था कि मुझे पता चलता रहे कि इस क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। कभी पूछ रहा इनकरेक्ट और आपने करेक्ट बताने लगे, या कुछ इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती होगी। हाँ, तो उसीलिए फिर मैं जैसे करेक्ट पूछ रहा है तो स्टेटमेंट के आगे टिक कर लिया,
और फिर चारों स्टेटमेंट पढ़े, फिर उसमें टिक क्रॉस पता चल गया बी और सी है तो बी और सी मार्क कर दिया, या फिर ऐसे करके, या फिर अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो फिर मैंने इनकरेक्ट में क्रॉस कर लिया उसकी स्टेटमेंट के आगे ही, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट में टिक क्रॉस जो सही पूछ रहा है वो कर दिया। तो ये चीज़ें करने से भी जो कीवर्ड हैं इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, इन चीज़ों को हाईलाइट करने से भी वो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और इजी क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आपको आपने तो ऐसा जो आपने कहा कि पैनिक बच्चे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आपने तो फेस नहीं की? हाँ मैम, हुआ था बीच में, क्योंकि बीच में थोड़ा वो इन्विजिलेटर जो थी वहाँ पे वो कुछ साइन वाइन करने में ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे मुझे, तो मुझे एक समय के लिए ऐसा लगा कि कहीं पेपर छूट ना जाए मेरा। फिर लेकिन मैंने ध्यान से और अच्छे से फिर पेपर सॉल्व किया था। वहाँ पे थोड़ा पैनिक हुआ था मैं बीच में, लेकिन फिर मैं यही मतलब खुद से बोल रहा था कि बस रिलैक्स रह के पेपर करो, ऐसे में और गलतियाँ होंगी, तो फिर वो हो गया था आराम से। अच्छा, सिर्फ आपका एक सवाल गलत हुआ, बाकी सारे, लेकिन आपने जब एग्ज़ाम दे के आए तो आपने तो लोग बच्चे आते हैं ना अपना आपने तो कैलकुलेट किया होगा? यस मैम। तो आपने तब आपको लगा था कि आपको 716 मिलने वाले हैं? हाँ मैम, मार्क्स जब आंसर की से मैंने मैच किया था हाँ। तो तब भी मार्क्स तो सेम ही आ रहे थे मेरे, क्योंकि इस बार आंसर की में कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं हुए, तो मार्क्स तो सेम थे, 716 थे। अच्छा, एक आप अमन, बस काफ़ी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की और मुझे लगता है कि जो टिप्स अमन ने हमारे साथ शेयर की वो तमाम स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगे। आपको सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, और जो 3 घंटे आपके एग्जामिनेशन हॉल में कितने इंपॉर्टेंट है वो बात बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से अमन ने हमें समझाई। अमन, एक और बात बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जो टॉपर होते हैं उनका रूटीन क्या होता है, क्या वो 24 घंटे पढ़ते हैं? लोगों को लगता है ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये हर समय किताबों से चिपके रहते होंगे, दिन भर पढ़ते रहते होंगे। तो आप हमें मॉर्निंग से लेकर अपना नाइट तक रूटीन बताइए, हाउ यू स्टार्ट योर डे। मैम, मैं ज़्यादा जल्दी सुबह उठ नहीं पाता था, तो मैं रात देर तक पढ़ता था, लेकिन मैं पहले ये कहूँगा कि पूरा रूटीन है जो आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैसा सूट करता है। किसी को सुबह जल्दी उठना पसंद होता है, वो उसमें उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है, कोई रात में ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये पूरी तरह गलत होता है कि टॉपर 24 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप 18 घंटे 24 घंटे पढ़ सकें, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है वो थक जाएगा। आप उसके आगे फिर आप पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो रिलैक्स रहना है और ब्रेक लेना ज़रूरी है। मैं पढ़ाई में ब्रेक लेके पढ़ाई करता था। और रूटीन की बात करूँ तो मैं वही रात में देर तक पढ़ता था और सुबह देर से उठता था, लेकिन वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा सूट कर रहा है। तो वो आपकी स्ट्रेटजी खुद की हो सकती है। वो आप सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मैम, तब तो ऐसे देर हो जाती है, 10 बज जाते थे, 10-11। तो 10 बजे से लेके कितनी रात तक आप रूटीन बताइए, तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कैसे, कितने बजे उठते हैं, फिर कितने बजे आप रिलैक्स, क्या टीवी देखते हैं, क्या फेसबुक देखते हैं, कोई और बुक पढ़ते हैं, कैसे? जस्ट एक्सप्लेन योर रूटीन। हाँ मैम, जैसे उठने के बाद तो एक दो घंटे नहाने फ्रेश होने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठता था, और उसके बाद फिर जैसे 1-2 घंटे पढ़ा तो फिर उसके बाद लंच का टाइम हुआ, लंच करने गया, मेस जाता था मैं, मेस में लंच किया, और फिर आने के बाद फिर थोड़ी देर ब्रेक लेके या थोड़ी देर बाद अगर थकान हो रहा है तो सो लेता था मैं। उसके बाद फिर पढ़ने बैठता था। और ब्रेक के लिए मैं ज़्यादातर मोबाइल अवॉइड करने की कोशिश करता था, क्योंकि फ़ोन से और ज़्यादा हम थक जाते हैं। हमें लगता है कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारा माइंड वहाँ भी वर्क हो रहा होता है उसका, तो वो और थकान हो सकती है उसमें। तो ब्रेक के लिए मैं ज़्यादातर या फिर कहीं बाहर घूमने निकल गया या कुछ खाने पीने ऐसे करता था ब्रेक के लिए। और यही था रूटीन मतलब। तो रात में कितनी देर तक पढ़ते थे आप? रात में वही 2-3 बज जाते थे सोने पर। तो ये जब पूरा अगर ओवरऑल देखेंगे, इससे जो सेकेंड अटेम्प्ट रहा है, इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम, मतलब 6 मंथ, 1 ईयर, कितना टाइम दिया आपने? मैम, प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स लगे मुझे इस बार, क्योंकि मैंने देर से प्रिपरेशन शुरू करी। काउंसलिंग का वेट करा था पिछले साल, तो फिर उसी के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी अपनी दिसंबर में। तो दिसंबर से लेके सितंबर तक का। अच्छा, इस दौरान जो ये लॉकडाउन रहा है, इतना कोरोना पैंडेमिक, इतना पैनिक रहा है, तो ये इससे कुछ आपको डिस्ट्रैक्शंस हुआ, कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई? नहीं मैम, इससे एक तो मैं बाहर था, तो कोटा में था मैं उस समय। तो एक ये था कि घर सब लोग घर जा रहे थे वापस। इस बार जब दोबारा से लॉकडाउन हुआ था तो मैं वापस नहीं आया था, वहीं था मैं। और उसके साथ साथ और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि बाकी तो सब सही था।
कुछ बच्चों ने लॉकडाउन का फ़ायदा भी उठाया, उनको कहा कि पढ़ाई में ज़्यादा मदद मिल गई। कुछ ऐसे थे बोल रहे थे नहीं इससे हमें बार बार, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बार बार बढ़ रही थी, पर इतना अनसर्टेनिटी का माहौल था, तो क्या उस चीज़ वो होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? हाँ मैम, जैसे एक बार डेट पोस्टपोन हुई थी, तो उसके बाद मतलब ये लग रहा था कि शायद इस बार और पोस्टपोन हो, क्योंकि ऐसा ज़्यादा पता ही चल रहा कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा, इतने सारे सवाल थे और गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था डिसाइड करना। तो वो जो पीरियड था उस दौरान आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे या आपने कि ये इस पे दिमाग लगा हुआ था, आपने छोड़ दिया कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ? हाँ मैम, मैं बिल्कुल ये कर रहा था, मतलब जो होगा देखेंगे। और मैं अभी तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे लिए होगा तो वो सबके लिए होगा ना, ऐसे तो उसके बारे में चिंता ना करते मैं अपनी पढ़ाई पे, अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहा था। क्योंकि ऐसे सोचने पर फिर माइंड और ज़्यादा डाइवर्ट होता है कि कब होगा एग्ज़ाम, और ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसके लिए। तो मैं मेन अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने टॉपिक्स पे फोकस कर रहा था, मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है, और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मैं। जैसे अमन आपने कहा कि ऐसा नहीं होता कि टॉपर जो है 24 घंटे किताबों से चिपके रहें, ऐसा नहीं होता, लेकिन पढ़ाई के अलावा कैसे और क्या आप करते थे? जैसे कि होता ना कि कुछ होता है, एक साल प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, जेई की, तो पूरे साल टीवी नहीं देखना है, रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाना है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने सेक्रीफाइस की? मैम, जैसे मैंने बताया कि जो ड्रॉप ईयर था वहाँ मैं कोटा में था, तो फिर पूरे साल में, पूरे जो 8-9 महीने थे वहीं था, कोटा में ही था। और उसके बाद तो और सैक्रिफाइस तो मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं था। हाँ, फ़ोन था जो मेरा नहीं, फ्रेंड्स से बहुत स्टूडेंट करते हैं ना, फ्रेंड्स से मिलना छोड़ देते हैं, बहुत फैमिली में भी टाइम नहीं देते, उन्हें लगता है कि नहीं सब सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि लोग स्टूडेंट जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें लगता है कि भाई जिसने टॉप किया है उसने बहुत चीज़ें छोड़ दी होंगी पढ़ाई के लिए, क्या ऐसा आपको करना पड़ा? हाँ मैम, जैसे एक तो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता था मैंने बंद कर दिया था यूज़ करना। और उसके साथ साथ मैं ऐसे फैमिली को टाइम देना, जैसे फ़ोन पे बात करता था, काफ़ी टाइम तक अच्छे से बात करता था। और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल था नहीं मेरा वहाँ पे, तो ज़्यादा दोस्तों से मिलना जुलना भी नहीं होता था। तो और चीज़ें तो नहीं थी, बस मेजर जो डिस्ट्रैक्शन था वो मेरे लिए फ़ोन था। कि ज़्यादा मैं फ़ोन मतलब 10 मिनट के लिए उठाता था, लेकिन वो 1-2 घंटे हो जाते थे। तो उन्हीं चीज़ों पे मैं काम करता था कि बस फ़ोन यूज़ कम करूँ, तो यही चीज़ अवॉइड करता था मैं, फ़ोन। ओके, थैंक यू अमन, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। बस लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ओवरऑल, नॉट ओनली फॉर नीट, बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेई हो या यूपीएससी से एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ओवरऑल जो एक स्टूडेंट में पढ़ाई के अलावा, मतलब आपको पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं करेंगे आप कैसे सिलेक्ट होंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, जो आपको टॉपर बनाते हैं? आपकी पर्सनालिटी में वो क्या चीज़ें, आपके नेचर में, आपकी स्ट्रेटजी में वो क्या की फैक्टर्स होते हैं जो आपको सफल बनाते हैं? मैम, एक चीज़ मैं जो अपने अंदर मानता हूँ वो तो कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, खुद पे फेथ होना चाहिए। मतलब आपको कई बार ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे ये नहीं हो पाएगा तुमसे, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आपको खुद पे फेथ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको खुद पे ही फेथ नहीं होगा तो फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप कर पाएंगे या नहीं। तो आपको पहले खुद पे फेथ रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेन बात यही होती है आपको खुद पे कितना फेथ है, आप खुद को कहाँ तक मानते हैं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको खुद पे इतना फेथ होना चाहिए कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर कर पाएंगे आप। अच्छा, हार्ड वर्क, लोग कहते हैं हार्ड वर्क तो सभी को करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, आपको लगातार पढ़ना। जैसे आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, तो आपने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई किया, उस पर वर्क किया और आप सक्सेसफुल हुए। मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, आपने उसको भी डील किया कि ये सवाल गलत क्यों हुआ। या ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर एक सवाल में आपको 5 मिनट 7 मिनट लग रहा है तो आप ज़रूर देखें कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम हुई कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम ही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉम्पिटिशन के लिए। तो ओवरऑल, जैसे आपने कहा हार्डवर्क और डेडिकेशन के अलावा, कंसिस्टेंसी के अलावा, क्या और कोई आपकी नेचर में या आपकी टेंडेंसी में कोई फैक्टर होता है जो आपको सफल बनाता है कि नहीं अब तो मैं ये हासिल करके ही रहूँगा? जैसे आपने कहा कि भाई पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, तो कोई आपके अंदर ऐसा इंस्टिंक्ट रहा होगा कि नहीं अब सेकंड अटेम्प्ट में मैं टॉप कर जाता हूँ? नहीं मैम, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये इतनी अच्छी रैंक ला पाऊँगा सेकंड अटेम्प्ट में। बस जैसे मोस्टली ड्रॉपर्स का जो एम होता है वो सिलेक्शन होता है, तो वही एम तो मेरा भी था कि मुझे बस एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। लेकिन फिर जैसे जैसे मॉक टेस्ट देता रहा, जैसे प्रिपरेशन करता रहा मैं, तो फिर मार्क्स इंप्रूव होते गए और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता गया कि मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर वो धीमे धीमे अपने आप ही बूस्टअप होता चला गया।
ओके अच्छा, जब जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट का इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो नीट क्लियर नहीं कर पाए हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम? मैम मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। पहली बात तो आप खुद पे ज़रूर फेथ रखें कि कुछ जो कमियां इस बार आपने करी, कुछ जो गलतियां आपने इस बार करी हैं वो आप अगली बार ना दोहराएं और उन गलतियों पे काम करें, तो आप निश्चित रूप से आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे नीट पे। ओके, थैंक यू अमन। थैंक यू मैम। इस समय अमन के गांव में वाकई जश्न का माहौल है, पूरा परिवार बहुत खुश है उनकी सक्सेस से। मेरे साथ है अमन के दादाजी राम गोपाल त्रिपाठी जी, जिनसे मैं पूछूंगी, दादाजी ये बताइए, बच्चे ने नीट में टॉप किया, उसको बुंदेलखंड रत्न अवार्ड मिला है, आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा, सीमा नहीं उसकी। रिजल्ट आने के बाद से कैसे आप, मतलब पूरे इलाके में कैसे, किस तरह आपका नाम हो गया है? सब जगह सबको सूचना दे रहे हैं कि सब लोग अमन की तरह तैयारी करो, जिससे कि देश आगे बढ़े, कुछ नाम हो देश का। भाई किसी सब्जेक्ट में हो, जो टॉप करेगा, अच्छा माइंड जिसका होगा उसमें जमेगा, तो देश में कुछ, देश के हित में कुछ करेगा वो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, डॉक्टर बन के क्या करे, गांव के लिए क्या करे वो? डॉक्टर जब बन जाए गांव के लिए, तो क्षेत्र देहात के रहने वाले हैं, देहाती कोई भी पहुंचेगा, पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ बिल्कुल। शहरी लोगों के मारे, पैसे वालों के मारे कोई किसी को पूछता नहीं, ना कोई स्थान मिलता है। कम से कम एक देहात क्षेत्र से व्यक्ति पहुंचेगा, डॉक्टर बन, सिविल सर्जन बन के, कुछ भी बन के पहुंचेगा, तो हमारी बात पहले सुनेगा। ये हमारी आत्मविश्वास की बात। ये बताइए कि अमन जो है वो किस तरह का स्टूडेंट रहा है, किस तरह का छात्र रहा है, किस तरह का बच्चा रहा है वो? बहुत सीधा, अपने काम से काम, पढ़ने से मतलब, लड़कों के साथ खेलना इधर मैंने कभी देखा नहीं इनको। तो आपकी सेवा करता है, आपका सम्मान करता है वो? पूरा सम्मान, इसमें दो मत नहीं। तो अच्छा, ये खुरहंड गांव के बारे में बताइए, यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था रही है? मतलब शुरुआत से अच्छे स्कूल रहे हैं, या आपको लगा कि बच्चे की पढ़ाई में यहाँ दिक्कत हो सकती है? ये खुरहंड की बात नहीं, पूरे क्षेत्र की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम बहुत आगे बढ़ा था। और इस क्षेत्र में हमारे कार्यकाल में प्राइमरी पास, 8 पास, हाई स्कूल पास, सर्विस चाहता है उसको सर्विस मिली धरी है, तत्काल मिल गई उसको। और पूर्वी जिलों में देखता पढ़ता, बनारस में भी मैं रहा 3 साल, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने व्याकरणाचार्य की डिग्री ली थी। वहाँ उस टाइम पर लोग सर्विसों के चक्कर काट रहे थे, हम काहे को यहाँ मरे, हमारे यहाँ चले जाओ, कोई ट्रेंड और बीएससी एमएससी मिलवा नहीं करेगा हमारे यहाँ कोई। उस समय की ये पोजीशन, आज तो काफ़ी सुधार हो चुका, बहुत अंतर आ चुका, बहुत प्रगति हो चुकी। अच्छा, बुंदेलखंड रीजन की अगर बात करें, आपके पोते को बुंदेलखंड रत्न अवार्ड मिला है, तो बुंदेलखंड रीजन में ओवरऑल जो विकास हो रहा है उससे खुश हैं आप? हैं? बुंदेलखंड रीजन में हाँ। जो शिक्षा के स्तर पर विकास हुआ है उस पे आप खुश हैं कि और क्या चाहते हैं आप? नहीं, विकास तो मेरे समझ में पर्याप्त व्यवस्था है, हर जनपदों में शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। मेरे साथ हैं अमन के पिताजी हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो शिक्षक हैं, और कैसे बेटे की सक्सेस के बाद से किस तरह का सेलिब्रेशन गांव में चल रहा है, क्या उम्मीदें बढ़ गई हैं, मैं उनसे पूछती हूँ। राजेंद्र जी, पहले बताइए कि अब अमन ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है 4th, और बुंदेलखंड रत्न अवार्ड मिला है। बेटे की इस कामयाबी से किस तरह आपका सम्मान बढ़ा है, किस तरह का जीवन में बदलाव देख रहे हैं आप? मैम, बदलाव जो है, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जो लोग मुझसे परिचित भी नहीं हैं, वो भी ये कह कर के बुलाते हैं कि अमन के पापा जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक मतलब पेरेंट्स जो है अपने बेटे को उससे जाने जाते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो हमें कभी नहीं जानते रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता रहा हूँ, लेकिन जब मैं उनके सामने जाता हूँ, जैसे अभी गए थे वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ, अंगद सिंह जी के यहाँ,
तो खपटिया के एक थे, क्या नाम था उनका, बलराम कछवाहा, मैं उनसे शायद कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन वो आकर के तुरंत जो है, पंडित जी मैं बलराम जी हूँ और आप जो है उसके पिताजी हैं, तो अच्छा लगता है। कमिश्नर साहब जो आए थे पुरस्कार देने जो है, वो भी बड़े उससे मिले हाव भाव से, तो अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों से अच्छा लगता है, जो है खुशी होती है। अच्छा अमन, शुरुआत से जैसे गांव में प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन यहाँ पे किस टाइप का स्टूडेंट रहा है, और क्या आपको ये उम्मीद थी कि हाँ वो इतने बड़े नेशनल कंपटीशन को वो क्वालिफाई कर पाएगा? जी हाँ मैम, मुझे उम्मीद थी और आज भी है कि आगे ये काफ़ी आगे तक जाएगा। एक माता पिता यही उम्मीद करते हैं बच्चे से, लेकिन शुरू से ही इसमें एक ये था, कोई चीज़ बताइए तो बड़े ही ध्यान से सुनेगा, उसको मनन करेगा जो है, और उसे अपने जीवन में जो है फॉलो करने की कोशिश करता है। अन्य बच्चे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में यदि उनको समझाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है, ये चीज़ इसमें नहीं है। कोई चीज़ें कहेंगे हम कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उस चीज़ को फॉलो करता है, गंभीरता से लेता है उसको। हाँ, और पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही अच्छा था ये। हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं इसने, इंटर में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो और यहाँ भी जब तक पढ़ता रहा है जो है, तब तक टॉप में था जो है, नंबर 1 की पोजीशन में था। तो इससे लग रहा था कि हाँ अच्छी रैंक प्राप्त करेगा, ये आगे चल करके जाएगा। तो आप शिक्षक हैं और ये डॉक्टर बनने का ड्रीम आपने दिया। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो एक होता है ना, थोपते भी कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा करना पड़ा या खुद से उसने इसको अडॉप्ट किया? नहीं मैम, मैंने थोपा नहीं उस पर, आप ये जो कह रही हैं थोपना है। एक आध बार ज़रूर कहा था मैंने कि यार हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, और उसी बात को उसने पकड़ लिया है, और उसी बात पर जो है कहा पापा नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, आपके परिवार में एक डॉक्टर होना चाहिए। एक बार ज़रूर मैंने कहा है और थोपा नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको पता है 17 लाख के करीब स्टूडेंट्स में अपीयर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि सीटें हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड हैं। और उसमें क्या होता है, जब स्टूडेंट कोई सक्सेस नहीं होता, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में होते, बहुत ओवर स्ट्रेस होते हैं, उन्हें लगता है बहुत टफ कंपटीशन है, नहीं क्वालिफाई कर पाते। लेकिन एक पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है कि नहीं आपको नीट क्वालिफाई करना, तो इसलिए कि एक होता है ना कि खुद से एनवायरनमेंट देना बच्चे को। कहीं कभी आपको प्रेशराइज करना पड़ा या खुद से पढ़ा उसने? नहीं मैम, ये नहीं करना, प्रेशराइज नहीं करना पड़ा, बल्कि जब भी शाम को डेली बात होती थी मुझसे, इससे फ़ोन द्वारा बातचीत करते थे, जब कभी ये मतलब डिमोटिवेट होता था, पापा इतने कम नंबर आ रहे हैं, इतना वो हो रहा है जो है, और कहीं मिलेगा विद्यालय कि नहीं मिलेगा, तो मैंने इसको हमेशा जो है यही कहा कि बेटा इसकी चिंता मत करो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। हमेशा आप अपने गोल पर जो है फोकस करिए, और यही बात मैंने इसको हमेशा समझाने का प्रयास किया है, और उसने उसे काफ़ी हद तक जो है फॉलो किया है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने उम्मीद कीजिए, अभी तक तो आप ये बस उम्मीद, जो पढ़ाई कर रहे थे आप यही उम्मीद कर रहे थे किसी तरीके से एक मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए, लेकिन अब तो टॉप कर ली, अब तो दिल्ली एम्स में बड़ी आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपने उम्मीद की थी कि हाँ इतनी अच्छी रैंक आएगी और इतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? मैम पिछले साल तो कितना सुखद है ये, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है मैम, अब उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। पिछले साल तो थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट हो गया था जो है, जब इसकी रैंक देखी थी मैंने। एक हमारे मित्र थे, वो कह रहे थे कि यार ऐसा है कि नीट में भेजने से पहले गार्जियंस को जो है 100 बार सोचना चाहिए। जब पिछली बार इसको कोई विद्यालय नहीं मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं उसकी बात सही ना हो जाए। मैंने इससे चर्चा नहीं किया कि ऐसा कह रहा था। जब इसकी रैंक आ गई तो फिर मैंने इसको बताया था कि यार इस तरह मेरा वो दोस्त कह रहा था जो है, अरे पापा कहने दीजिए, आप अपने आप पर भरोसा रखिए, ये इसने मुझे कहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा है जाने के बाद जो है, किसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ही नहीं, घर परिवार गांव वाले, यहाँ तक कि बाहर के व्यक्ति भी जो मिलते हैं, जानने पहचानने वाले व्यक्ति हैं, वो भी जो है उनको भी अच्छा लग रहा है। ऐसे डॉक्टर आप क्या चाहते हैं बेटा, आप क्या उम्मीद, अब आगे क्या उम्मीद करते हैं आप अमन से? मैं यही चाहता हूँ कि एक ईमानदार डॉक्टर बने और देश के लोगों की सेवा करे आगे चल कर के जो है। और यही मैं इसको हमेशा समझाता हूँ कि पैसे के पीछे नहीं भागना, बल्कि अपने जीवन को जो है सेवा भाव में लगाना है आगे चल कर के। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि अमन का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर सेकंड अटेम्प्ट में उसने टॉप किया, तो ये बात ये भी बताती है कि अगर हर फेल्योर के बाद भी आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको फेल्योर से घबराना नहीं है। तो तमाम जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चा अगर बहुत मान लीजिए सफल नहीं होता तो क्या करना चाहिए, और अगर उसको कैसे पढ़ाई के लिए कैसे उसको मोटिवेट करना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर न डालिए, उसको प्रोत्साहित करिए कि आगे चल कर के वो जो है मेहनत करे, और असफलता को पकड़ करके यदि वो निराश हो जाएगा तो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, और उस सवेरे को यदि हम अपने सही ढंग से जो है यूज करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी, क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है हमें। असफलता में ही जो है सफलता की कुंजी छिपी रहती है, ये कह सकते हैं हम। तो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जब पिछले साल अमन का नहीं हुआ तब आपका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं मैम, मैंने यही कहा है कि बेटा ये मैंने तो ये कहा था कि भाई ऐसा है, तुम्हारी हिम्मत ना हो। पिछले साल चूँकि कुछ बीमारी वगैरह की वजह से नहीं इसकी पढ़ाई हो पाई, लेकिन मैंने इसको कभी ये प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें मतलब करना है चाहे जैसे करो। यही कहा था कि तुम्हारी हिम्मत हो। तो इसने कहा कि पापा मैं जाना चाहता हूँ 1 साल के लिए। मैंने कहा ठीक है, जा सकते हो तुम, और अपने गोल पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये बात की बात है। तुम अपनी पढ़ाई पर ईमानदारी रखो, बस हो गया। तो ये थे अमन त्रिपाठी, ऑल इंडिया नीट के टॉपर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 4, और उन्होंने हासिल किए 720 में से 716 मार्क्स, और पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई है। और एक बड़ी बात जो तमाम स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि क्या हम खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, अमन ने जैसे कि बताया कि सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज़रूर आपकी स्मार्ट वर्क होना चाहिए, आप ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, टाइम मैनेजमेंट करें, मॉक टेस्ट दें, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।